तो चलिए इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने फर्स्ट क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच लगाया था कि हम कोशिश की थी कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लिनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम्स। फिर बाद में लिनियस ने इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, प्लांटे और एनिमेलिया में। विटेकर प्रपोज्ड एंड इलोबरेट, उसके बाद विटेकर ने एक इलाबरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया ये थे। द मेन क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक relationships. In the 5 kingdom classification, bacteria are included in kingdom Monera. 5 kingdom classifications को बैक्टीरिया को किस में इंक्लूड किया गया? किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। These organisms show the most extensive metabolic diversity, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव फैला हुआ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। हेट्रोट्रोफिक ही है, ऑटोट्रोफिक ही है। ऑटोट्रोफिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ही है। हेट्रोट्रोफिक में भी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ही है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नता है इनके न्यूट्रिशन में। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में अब क्या आता है? सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल जो क्या क्या आते हैं? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजुलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस। प्रोटिस्टा हैव ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल, तो इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअली। बताया था प्रोटिस्टा एसेक्सुअल सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें और सेक्सुअली फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। हमने किया था सब कुछ। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। फंजाई के मेंबर्स डाइवर्स स्ट्रक्चर में, हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये भी हर जगह ही पाई जाती है। ये भी कॉस्मोपॉलिटन है, ये थी स्टेटमेंट। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफिटिक इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पर ज़्यादातर फंजाई के सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करती हैं। दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही एसेक्सुअल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स, वेसिडियोस्पोर्स, ये सब आ गए थे ऊस्पोर्स। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज आर द 4 क्लासेस अंडर दिस किंगडम। ये 3-4 क्लासेस आती है फंजाई किंगडम के अंदर। द प्लांट, देखो ये क्लासेस था तो यहाँ पे ना स्टेटमेंट घुमा देंगे कि फाइलम्स है, ये किंग फाइलम्स है या फिर फैमिली है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज रोंग हो जाएगी। ये ध्यान रखने की क्लासेस है। वो थी ना कि किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लासेस, फिर ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, ऐसी थी ना, उस तरीके से क्लासेस है। क्लासेस के अंदर आते तो ऐसे भी स्टेटमेंट घुमा देंगे, फिर हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। द प्लांटे इंक्लूड ऑल, प्लांटे क्या इंक्लूड करते हैं? सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मैंने बताया था, जो कि आपको प्लांट किंगडम में समझ आएगा, इधर आएगा ही नहीं। प्लांट किंगडम नहीं पढ़ोगे जब तक ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ आएगा ही नहीं। गैमेटोफिटिक एंड सेप्रोफिटिक जनरेशन क्या था? इस लाइन को बस यहाँ पे तो मैं कहूँगी रट्टा मार लो, क्योंकि प्लांट किंगडम में फिर रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आ जाएगा, वेरी ईजी है। The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking a cell wall are included in kingdom Animalia. Kingdom Animalia heterotrophic है, eukaryotic है, multicellular है और इनमें cell wall नहीं होती। The mode of nutrition of these organisms is holozoic. Holozoic है मतलब जो पहले फूड इंजेक्शन करते हैं फिर इजेक्शन करते हैं। They reproduce mostly बोला है, देखो always नहीं, mostly by sexual mode। अब देखो मैं मेन ये समरी क्यों मैंने यहाँ पे डबल स्टार्ट कर रखी है, इसको क्यों कर रखी है? ये लाइन देखना कितनी वो कंट्रोवर्शियल टाइप से, किसी ने नोटिस भी नहीं की होगी। अब यहाँ पे लिखे हैं सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायरोइड्स एज वेल एज लाइकन्स। ठीक है, वायरस और वायरोइड्स ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल डिफाइन ही नहीं होता, पर लाइकन्स भी, लाइकन्स में क्या आते हैं? लाइकन्स में तो फंजाई और उसका एल्गी का वो है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो वो तो एल्गी और फंजाई तो क्या हो गए?
वो तो मल्टी सेल्यूलर हो गए, उनमें तो सेल होता है भली भांति, एक सेल है इनफैक्ट मल्टी सेल्यूलर, एल्गी भी मल्टी सेल्यूलर, फंजी भी मल्टी सेल्यूलर। पर यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड वायरोइड्स एज वेल एज द लाइकन्स। अब ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल दिया, लाइकन्स को भी यहाँ पे आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मेरे जैसा तो क्या होता अगर इसने एनसीईआरटी में से रीड नहीं की होती, और ज़्यादा ही मैं तो ओवर थिंक करती हूँ, डीपली जाती हूँ, और मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी होती एग्जाम में बैठ के, और ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो उसमें बोल दिया था लाइकन्स, मैं तो डेफिनेटली इसको रॉन्ग करके आती, और नीट एनटीए डेफिनेटली मेरे दिए हुए आंसर को गलत करता और मुझे -1 नंबर देता, क्योंकि वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ऐसे ना जो सही नहीं है ना लाइन्स को, उनको भी हमें ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में तो ऐसे था, और चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन समरी, मतलब पूरे चैप्टर का ही सबसे ये कॉन्ट्रोवर्शियल सी लाइन लगी मुझे, ये लाइन लगी जिसको पढ़ना ज़रूरी था। दैट इज़ सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायराइड्स एज वेल एज द लाइकन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो समरी पढ़ना वर्थ इट सिर्फ इस लाइन के लिए था। ठीक है, तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस भी अच्छे कर लेना, ऐसे मतलब गूगल पे कोई भी पेज पे जाओगे वहाँ से इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, इनको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, क्योंकि सर ना ऐसे बोर्ड्स में नहीं लिखते क्वेश्चंस, वैसे हैं, इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट स्टिल कुछ एक बार रीडिंग ले लेना। मैं भी एक बार रीडिंग ले लेती हूँ, इसको मैं बैठ के करवाऊँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस 5 मिनट में इसकी रीडिंग ले लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना, स्टिल ले लेना एक रीडिंग, क्योंकि हमें कवर टू कवर एनसीईआरटी वर्क कवर करने, तभी हम अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे बायो में तो एटलीस्ट।